गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट यानी भुगतान शेष समायोजन के तहत ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी स्वतः समायोजन का तरीका समझने का प्रयास करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट या सरप्लस जो होता है, अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ द डिसइक्विलिब्रियम परसिस्ट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो भी एक डायरेक्शन में अलोन, तो इट नीड्स करेक्टिव पॉलिसी एक्शन बाय द कंट्री कंसर्न। तो हमको करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, जो डिसइक्विलिब्रियम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है, अगर सरप्लस में है तो कोई बहुत विशेष चिंता वाली बात नहीं है, बट अगर वो डेफिसिट है तो डेफिसिट इज डेफिनेटली क्या है, एक चिंता का विषय है। और अगर बहुत एक्यूट डेफिसिट है तो इट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो अगर बीओपी एडजस्टमेंट अगर करना है तो देखिए, इसके लिए या तो ऑटोमेटिकली बीओपी एडजस्टमेंट कुड टेक प्लेस ऑटोमेटिकली if the country allows flexibility in prices, interest rate, income level and exchange rate, या फिर adjustment has to come from deliberate adoption of policy by the government, and these policies can then take the form of physical controls, exchange controls, contractionary monitor of fiscal policy भी हो सकती है। और इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। और देखिए, जो डेफिसिट एडजस्टमेंट की जो बात है, उसके संबंध में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहली बात ये मैंने बताया आपको पहले भी कि डेफिसिट जो डिसइक्विलिब्रियम है वो इट इज अ मोर सीरियस प्रॉब्लम देन अ सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम, एंड इट इज ऑल्सो अ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। और इट इज रिलेटिवली इजी टू गेट रिड ऑफ सरप्लस। सरप्लस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे दूर करने, देश में सरप्लस जो अगर है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको दूर करना। परंतु ज्यादातर जो डिफिकल्टी आती है वो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम को डील करने में आती है। और इफ देयर इज अ डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ईदर एन एक्सपांशन इन द ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, या तो हम ऑटोनोमस रिसिप्ट्स को एक्सपांड करें या हम ऑटोनोमस पेमेंट्स में रिडक्शन लाएं, या दोनों का कॉम्बिनेशन में हम इन दोनों को यूज करें। और एक और बात है वो है सेटलमेंट ऑफ डेफिसिट एज अपोज टू एडजस्टमेंट ऑफ डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम कैन टेक प्लेस थ्रू द यूज ऑफ अकोमोडेटिंग फ्लोज। और फिर देखिए, जो फंडामेंटल कंसर्न है बीओपी एडजस्टमेंट का वो है इज हाउ दिस बैलेंस कम्स अबाउट और हाउ इट कुड बी ब्रॉट अबाउट। और इसके दो तरीके हैं, या तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक तो है ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और दूसरा है पॉलिसी एक्शंस। पॉलिसी एक्शंस सरकार के द्वारा जो है पॉलिसी चेंजेस ला करके किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज के लिए हम जो स्टडी करेंगे वो है ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इसको हम हिंदी में स्वतः समायोजन, भुगतान शेष में स्वतः समायोजन की जो नीति है ये भी हम इसको कहते हैं। तो इस मॉडल में देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट कम्स अबाउट ऑटोमेटिकली एंड इट इज नॉट ब्रॉट अबाउट डेलिबरेटली बाय गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है इस मैकेनिज्म के तहत, और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और देखिए, ये जो बर्डन ऑफ एडजस्टमेंट इज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है एडजस्टमेंट का जो बर्डन है। और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है बीओपी में, उसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये संभव होता है। उसके लिए देखिए, हम कुछ एजम्पशंस करके चलते हैं कि किस तरह से, देखिए, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, इनकम लेवल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहते हुए हाउ डज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अकर इन एनी इकोनॉमी। तो हम इनिशियली ये मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश में, न तो सरप्लस है और न ही डेफिसिट है। और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट्स, इनकम आर एंटायरली लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस टू डिटरमिन। और इसके साथ ही हम ये भी मान के चलते हैं कि कंट्री के में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, कोई भी एक्यूमुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है,
फ्री ट्रेड पॉलिसी कंट्री अडॉप्ट करता है, कोई कमर्शियल पॉलिसी नहीं है रेगुलेट करने के लिए ट्रेड और पेमेंट्स को, फिर कोई मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी नहीं है टू रेगुलेट प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स और इनकम लेवल्स इन द कंट्री। तो एक तरह से बिल्कुल ही फ्री ट्रेड है विद नो कंट्रोल्स। तो अब हम एक सिंपल मॉडल लेते हैं जिसमें विश्व में मान लेते हैं कि दो ही देश हैं, होम कंट्री H और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड F। इनिशियली दोनों देशों में इंटरनल बैलेंस भी है, इंटरनल बैलेंस भी है और एक्सटर्नल बैलेंस भी है। इंटरनल बैलेंस का मतलब है नो इन्फ्लेशन, नो अनएम्प्लॉयमेंट, और एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब है नो डेफिसिट और सरप्लस इन द BOP। और ये सारे एजम्पशंस जो हैं को ध्यान में रखते हुए अब हम एज्यूम करते हैं कि एक एक्सोजीनियस डिस्टर्बेंस जो है वो मान लीजिए होता है और वो कॉज होता है एक नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के माध्यम से। मान लीजिए कोई इनोवेशन होता है इन कंट्री F, फॉरेन कंट्री में। अब फॉरेन कंट्री में एक इनोवेशन हुआ है, नव प्रवर्तन हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा, होम कंट्री देखिए इससे एक्सपोर्ट्स this will cause the exports to exceed imports in F। देखिए जो फॉरेन कंट्री है उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इंपोर्ट्स की तुलना में, एंड सिंस होम कंट्री इज इंपोर्टिंग दिस न्यू प्रोडक्ट देयर विल बी एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स इन होम कंट्री। तो कंट्री H में क्या होगा, अब it will become a deficit country and the rest of the world F has become a surplus country। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्राइजेस में, इंटरेस्ट रेट में और इनकम लेवल के कारण वापस से किस तरह से दोनों देशों में किस प्रकार से BOP इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले हम लेते हैं कंट्री H। देखिए कंट्री H में डेफिसिट कंट्री है, देखिए नव प्रवर्तन होने के कारण जो है एक तरह से उसमें इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट्स की तुलना में, और एजम्पशंस देखिए जो भी हमने रखे उनको सब ध्यान में रखते हुए there is only one way in which the country can settle for payment for its import surplus and that is by exporting gold। गोल्ड को एक्सपोर्ट करके ही जो है ये इंपोर्ट सरप्लस को दूर किया जा सकता है। there will be loss of monetary gold in the country H, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, monetary authorities in H will bring about contraction of money supply, क्योंकि मनी सप्लाई हम मान के चलते हैं is linked with the stock of monetary gold with the monetary authorities। और contraction in money supply जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फॉलो करता है, और इसके साथ साथ ही क्या होता है, प्राइस जो है मनी सप्लाई कम होने के साथ साथ जो प्राइसेस है कंट्री H में वो भी गिर जाती हैं। और एज्यूमिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू बी इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस गिरती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं होम कंट्री से और इंपोर्ट्स कम होते हैं होम कंट्री में। और ये जो है देखिए एक्सपोर्ट एक्सपांशन और उसके साथ साथ इंपोर्ट रिडक्शन जो होता है प्राइस लेवल के कम होने के कारण, उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल ड्यू टू एक्सपोर्ट एक्सपांशन एंड इंपोर्ट रिडक्शन वापस से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो घाटा हुआ था या जो डेफिसिट हुआ था वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाता है, दूर हो जाता है, और वापस से एक्सपोर्ट्स बिकम इक्वल टू इंपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर हो जाता है। और ठीक ऑपोजिट जो वो है इसमें फॉरेन कंट्री में ठीक ऑपोजिट जो है मैकेनिज्म चलता है, जहां पर वहां पर क्या है देखिए एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो गए हैं इंपोर्ट से, तो सरप्लस होता है, तो सरप्लस भी धीरे धीरे कम होकर के वापस से फॉरेन कंट्री में भी रिवर्स मैकेनिज्म चलता है और उसमें एक्सपोर्ट्स बिकम इक्वल टू इंपोर्ट्स एंड दस इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज रिस्टोर्ड। देखिए एक और चीज जो है, अब हम अपने मॉडल में इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हैं, और देखिए इसके कारण भी वापस से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो देखिए कंट्री H में या होम कंट्री में देखिए क्या होता है, मनी सप्लाई में कमी आई है, और अगर हम इनिशियल लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को अगर फॉलो करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मस्ट राइज इन रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम होने के साथ क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑन कंट्री H, क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट capital inflows into the country because we assume that international capital movements are sensitive to change in interest rate in the world। country H would now experience capital inflows, country H में capital inflow होगा, और इसके साथ साथ जो है creating surplus tendency in balance of payment account।
दिस कैपिटल अकाउंट सरप्लस टेंडेंसी क्या होगा, विल ऑफसेट द करंट अकाउंट डेफिसिट टेंडेंसी इन द कंट्री एच, thus helping in restoration of BOP equilibrium in this country. तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से भी क्या हो रहा है, डेफिसिट जो है कंट्री एच में वो होम कंट्री में वो धीरे धीरे खत्म होता है. अब ठीक ऑपोजिट केस कंट्री एफ में होगा. फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो है प्राइस. अभी तक हमने प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी देखी, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी देखी. इसके अलावा एक और वेरिएबल है जो कि फ्लक्चुएट होता है, एंड दैट इज चेंजेस इन इनकम लेवल्स इन द कंट्री होम कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री. और ये पूरा प्योरली देखिए किनीशियन टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, और ये वर्क जो करता है देखिए इन कंट्री एच द इनिशियल ट्रेड डेफिसिट जो है कॉजेज गोल्ड आउटफ्लोज. इनिशियल ट्रेड डेफिसिट हुआ कंट्री होम कंट्री में, उससे क्या हुआ, उससे जो गोल्ड आउटफ्लो हुआ, गोल्ड आउटफ्लो होने से कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई हुआ, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आई जो है वो ड्रॉप होता है कंट्री में. आई ड्रॉप होता है तो उससे इनकम लेवल्स भी ड्रॉप होते हैं, और बाय मल्टीपल ऑफ आई इनकम विल ड्रॉप बाय मल्टीपल ऑफ आई, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट होने के कारण. और फॉल इन जो इनकम है वाई इन टर्न विल लीड टू फॉल इन imports of this country depending on marginal propensity to import in the country home country. और this fall in imports will help to eliminate जो है import surplus जो है country H में कम import surplus जो है खत्म होगा, और country H जो है वापस से country H में जो है BOP इक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाएगा. देखिए इस ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो ये है, इसकी मेरिट्स क्या है या व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट इट. तो देखिए जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक वाला, ये सिंपल है, ऑटोमेटिक है, स्वतः समायोजन है. फिर कंट्रीज कैन अटेन एंड प्रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम विदाउट हैविंग टू एडजस्ट देयर एक्सचेंज रेट्स. कंट्रीज को न तो अपनी एक्सचेंज रेट एडजस्ट करनी है, न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करने हैं फ्यूचर पेमेंट डेफिसिट्स को मीट करने के लिए, और दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज, और या उनको डिपेंड भी नहीं करना होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बोरोइंग के और लेंडिंग के जो होते हैं, और या जो ट्रेड और टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सचेंज कंट्रोल्स हैं, डिवैल्यूएशन है, इस चीज़ों को भी नहीं अपनाना पड़ता है. और एक तरह से कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या दूसरी पॉलिसीज में भी कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं या उनको नहीं अपनाना पड़ता है. परंतु एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि अगर जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है वो इतना सिंपल है और सो इजी टू ऑपरेट है, तो व्हाई डू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? Why do countries today adopt all sorts of policies like physical controls on imports, exchange rate controls, trade and tariff restrictions, monetary and fiscal policies? Why do we have international monetary institutions like IMF to worry for all of us about world monetary system, balance of payment deficit, foreign exchange crisis, etc.? Why could not we adopt the simple automatic system instead? Perhaps देखिए इसके पीछे जो वो है कि कुछ सीरियस ट्रबल है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मशीनरी के पीछे, और वो जो ड्रॉबैक्स है इसके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के, वो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. और वो ड्रॉबैक्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं. देखिए ड्रॉबैक्स या सीमाएं जो हैं, देखिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है देश को. ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मशीनरी अगर देश अपनाता है, और कंट्रीज जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, अलग अलग इकोनॉमीज हैं, वो इतनी हैवी प्राइजेस या हैवी कॉस्ट देने के लिए तैयार नहीं होती है. तो कॉस्ट क्या है? द डेफिसिट कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू अलाउ इन देयर कंट्रीज प्राइजेस टू फॉल, इन्वेस्टमेंट टू फॉल, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू फॉल. अब देखिए ये सब चीजें जो फॉल करेंगी तो क्या होएगा, देश में मंदी या इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन की स्थिति आ जाएगी. In other words, they have to create a deflationary gap in their economies. Or today, देखिए that cannot be allowed because of very high social political cost, which depressionary measures entail. Or if they are not allowed, the automatic adjustment machinery would automatically break down. ठीक है. दूसरी बात है, automatic adjustment mechanism requires the surplus countries
और ठीक विपरीत क्या होगा, सरप्लस कंट्रीज में क्या होगा, इन्फ्लेशन होएगा, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। और परंतु देखिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी देखिए क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई शुड द कंट्रीज व्हिच एंजॉय सरप्लस इन बीओपी शुड बी एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट which involves creating serious situation of domestic inflation and international capital outflows. Why they create inflation gap in their economies? Therefore, surplus countries may not be willing to undergo a painful process of adjustment, allowing inflation and capital outflows. And the deficit countries may not be prepared to go through an equally painful process of adjustment, allowing loss of national income, employment through investment and decline, and price cuts. ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि है, देखिए इट इज नो डाउट सिंपल बट बाय नो मीन्स कॉस्टलेस। इसकी कॉस्ट देश को चुकानी पड़ती है। इन फैक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट मे बी सो हाई कि कोई भी देश देखिए वर्ल्ड का इन कॉस्ट को पे करने में नहीं करना चाहेगा। वन हैज टू टेक अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। और mere simplicity of operation of the machine is not enough. It costs जो है उसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसलिए देखिए जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इट पुट्स द बीओपी कंसिडरेशन बिफोर द नेशनल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। दूसरे शब्दों में मैकेनिज्म आस्क्स कंट्री टू सैक्रिफाइस इंटरनल स्टेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस। अब देश के लिए क्या ज़रूरी है ये ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हम अगर इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस बनाने के लिए हम इंटरनल स्टेबिलिटी को अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरनल बैलेंस किसे कहते हैं? देखिए इंटरनल बैलेंस जो है वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, और एक्सटर्नल बैलेंस बीओपी इक्विलिब्रियम को कहते हैं। तो ये जो चीज़ है कई बार देशों के अलग अलग देशों के लिए इंटरनल बैलेंस बना के रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनस्पत की एक्सटर्नल बैलेंस। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कंसिडरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी ये फॉरफ्रंट पे रहती हैं। और कई बार गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज डिज़ाइन करती है ताकि जीएनपी बढ़े, देश की रोजगार के अवसर बढ़ें और प्राइजेस एक तरह से कंट्रोल रहें। तो बीओपी कंसिडरेशन है वो एक तरह से हम इनको साइड इफेक्ट्स मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत घाटा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो एक तरह से देश बर्दाश्त कर सकता है। बट बेरोजगारी है, कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि है, और जीएनपी देश की बहुत कम हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरह से उनको बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंटरनल बैलेंस जो है वो ज़्यादातर देशों के लिए एक सेंट्रल क्वेश्चन है एक्सटर्नल बैलेंस की तुलना में। थैंक यू।